प्रिय छात्रों, आज हम यूरोप के जलवायु प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे कि यूरोप को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है। ये भी आपके क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं। आप देखिएगा, यूरोप का उत्तरी भाग, मैंने पहले ही कहा था कि मैप एटलस साथ में रखिएगा। उसके सारे आप उसमें यूरोप के महाद्वीप को खोल लीजिए। उसमें प्राकृतिक और राजनीतिक एक साथ हैं, तो आप उसको खोल के रखिए और एक एक लाइन को उसके साथ क्लियर करते चलिए। यूरोप का उत्तरी भाग, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यूरोप का उत्तरी भाग है, तो उत्तरी भाग में कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन सी नदी हैं, कौन कौन से उधर उत्तरी भाग में तटीय क्षेत्रों में कौन कौन से सागर हैं। ये सारी चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। यूरोप का उत्तरी भाग ध्रुव पर्वत में स्थित होने के कारण शीत जलवायु है, लेकिन शेष यूरोप पछुआ पवनों के प्रभाव क्षेत्र में रहता है। अब देखिएगा, जो 66.5 का जो ध्रुव व्रत है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जो आर्टिक व्रत भी कहते हैं उसको ध्रुव व्रत कहते हैं। तो मैप में ये आप जब एटलस का अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। यूरोप का उत्तरी भाग ध्रुव व्रत में स्थित होने के कारण शीत जलवायु वाला प्रदेश हो गया, लेकिन शेष यूरोप का जो दक्षिणी भाग है, जो यूरोप का पछुआ पवनों के प्रभाव में स्थित है। यूरोप का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार अधिक होने के कारण भी तापमान और वर्षा में ज़्यादा अंतर पाया जाता है, जिसके आधार पर यूरोप में 5 जलवायु प्रदेश बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 जलवायु वाले प्रदेशों में। मैप में आप देखिएगा, ये 5 भाग कर रखे हैं। उत्तर पश्चिमी यूरोप, अब इसमें आप क्लियर हो जाएगा आपको जो अगर ये पता है कि कौन कौन से देश इसमें आते हैं। तो ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया, फ्रांस का अधिकांश भाग हो गया, जर्मनी का उत्तर पश्चिमी भाग हो गया, नॉर्वे का अधिकांश भाग हो गया, स्वीडन का कुछ भाग हो गया। तो इस तरीके से, और स्पेन का उत्तरी तटवर्तीय क्षेत्र हो गए। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं उत्तरी पश्चिमी यूरोप में। इसी तरीके से मध्य यूरोप में कौन कौन से आते हैं, तो ये देशों का आपके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से सागर भी आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। उत्तरी पूर्वी यूरोप में कौन से आ रहे हैं, आप ये देखिए, फिनलैंड है, रूस का कुछ भाग है, ये है। पूर्वी यूरोप में ये देश हैं। भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में जो क्षेत्र है वो भूमध्य सागरीय यूरोप का क्षेत्र हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 5 भागों में। ठीक है, अब अपने एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। महासागरीय जलवायु प्रदेश, संपूर्ण उत्तर अटलांटिक तटवर्ती प्रदेश इस जलवायु क्षेत्र में आता है। अब इसमें कौन सा आ गया? उत्तर पश्चिमी यूरोप वाला क्षेत्र आ गया, महासागरीय जलवायु वाला प्रदेश। संपूर्ण उत्तरी अटलांटिक तटवर्ती प्रदेश इस जलवायु क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब मैप में देखिएगा आप तो पता चल जाएगा उत्तरी अटलांटिक तटवर्ती प्रदेश कौन सा है। तो इस क्षेत्र में आता है, जिसमें ब्रिटेन, स्कैंडिनेवियन प्रदेश। अब स्कैंडिनेवियन प्रदेश के बारे में चर्चा कर चुके हैं। नॉर्वे, स्वीडन इसके अंतर्गत आते हैं और जिस प्रदेश प्रमुख है। तापमान अधिक होता है यहाँ पर, और वर्षा शीतकाल में होती है। तापमान अधिक होने का कारण मैंने बताया था आपको कि जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है वो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में उत्तर पश्चिमी तट के पास में पहुँचती है, तो वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। और वर्षा यहाँ पर कब होती है? शीतकाल में। आकाश में बादल छाए रहते हैं और यह प्रदेश स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना जाता है। अब देखिएगा उत्तरी पूर्वी यूरोप। अब उत्तरी पूर्वी यूरोप में देखिएगा मैप में, उत्तरी पूर्वी यूरोप में ये भाग आ गया, फिनलैंड और जो रसिया का भाग है। तो इसमें देखिएगा, यह जलवायु प्रदेश उत्तरी ध्रुव के पास में स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु शीत प्रधान है। अधिकतर समय पारा हिमांक से नीचे रहता है तथा शीत ऋतु में की अवधि कैसी होती है? लंबी होती है। और ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? छोटी। वनस्पति ग्रीष्मकाल में कुछ विकसित हो पाती है। ठंडी जलवायु के कारण मृदा भी अनुपजाऊ है यहाँ पे। ठीक है, तो एक ज़्यादा खास अच्छा जलवायु वाला प्रदेश नहीं है। इसी प्रकार महाद्वीपीय जलवायु वाला प्रदेश कौन सा हो गया? अब महाद्वीपीय जलवायु वाला प्रदेश हो गया पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोपीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। इसका विस्तार यूरोपीय रूस, रोमानिया, पोलैंड मुख्य रूप से है। इस प्रदेश पर समुद्री जो प्रभाव है वो क्या है? न के बराबर, बिल्कुल नहीं होता। और शीतकाल में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, जिसके कारण यहाँ क्या होता है? हिमपात। लेकिन ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। यहाँ वार्षिक ताप अंतर काफ़ी अधिक पाया जाता है, तापमान में अंतर काफ़ी अधिक पाया जाता है वार्षिक। ये 3 हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा मध्य यूरोप। अब मध्य यूरोप में
अधिकांश यूरोप का भाग आता है। महाद्वीपीय और महासागरीय जलवायु का के मध्य में स्थित है दक्षिणी स्वीडन, पश्चिमी पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, रोमानिया, बल्गारिया, यूगोस्लाविया में वर्षा कम होती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है मध्य यूरोप में। तो आप इनकी जगह लोकेशन देखिए इन देशों की, कहाँ कहाँ ये पड़ते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें कहाँ पे स्थित हैं। इनकी राजधानियों को देखिए, थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए इस चीज़ में मैप में आप। अब देखिएगा वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। ठीक है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, फिर बाद में जैसे जैसे ये स्थल के अंदर प्रवेश करती हैं तो फिर बाद में वर्षा कम होती है, वर्षा की मात्रा कम होती है। ऐसी जलवायु दशा के कारण रोमानिया और हंगरी का क्षेत्र मक्का उत्पादन के लिए विख्यात है। ठीक है, तो जैसी भी ये जलवायु है जिसमें रोमानिया और हंगरी का जो मैदान है वहाँ मक्का का उत्पादन अधिक किया जाता है। इसके बाद में जो लास्ट है, जो महत्वपूर्ण है सबसे, वो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में जो भूमध्य सागर है उसके तटवर्ती जो यूरोपीय देश हैं वो आते हैं। अब उसमें देखिएगा स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, इटली, यूनान, यूगोस्लाविया, बल्गारिया, टर्की आदि देश इसमें आते हैं। वर्षा अधिकतर शीतकाल में होती है। तापमान लगभग ग्रीष्म काल में 22 डिग्री सेल्सियस तक तथा शीतकाल में 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ पर वर्षा ग्रीष्म काल में नहीं होती है। कब होती है? शीत ऋतु में। भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से चर्चा कर चुके हैं अपन पहले भी। भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से अधिक वर्षा होती है। आकाश साफ रहते हैं, वातावरण चमकीला होता है, जो फलों की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पे कैसे फल पाए जाते हैं? रसदार। ग्रीष्म काल में उच्च वायु दाब के कारण चक्रवात प्रवेश नहीं कर पाते यहाँ पे। तो यहाँ चक्रवात कब आते हैं? शीतकाल में। तो ये क्षेत्र हो गया इसका। आप देखिएगा यूरोप के जो तटवर्ती क्षेत्रों के नाम ये है, आप मैप में देखिएगा इसको। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा तो नहीं है टॉपिक, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता रहता है, बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये इसका आंसर देना है। मैप आप देखते रहिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ आपको, इसके बिना आप इसको समझना बहुत कठिन है। धन्यवाद।